हेलो फ्रेंड्स, मैं जसवंत वर्मा सूरज जायस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है भारत के संविधान में वो क्या है। कि जैसे भी जानते हैं कि हाल ही में 18वीं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया गया, तो इनकी जो संवैधानिक जो प्रक्रिया किस प्रकार से है, भारत के संविधान में किस प्रकार से प्रावधान है, एग्जाम के दृष्टिकोण से और विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से राज्य लोकसेवा का जो कंडक्ट किया जाता है, उस संदर्भ में हम इसमें देखेंगे। तो विषय है हमारे पास में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब ये है हम कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके बारे में जो है भारत के संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर है, या फिर भारत के संविधान में प्रावधान कहाँ पर है। तो हमें ये जानना है, क्योंकि ये संबंधित है, संघ से संबंधित है, तो निश्चित रूप से जो है ये संघ से संबंधित जो भाग है उसी में इनका उल्लेख मिलेगा। संघ से संबंधित जो भाग है वो आप जानते हैं कि भाग 5 है, तो यहाँ संबंधित किससे हो गया, संविधान के भाग 5 से हो गया। और भाग 5 में जो है संघ, यूनियन, संघ की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। ये जो प्रारंभ होता है आर्टिकल 52 से और 151 तक ये एक साथ समेकित किया हुआ है। अब इसमें जो है, अब संघ की शासन व्यवस्था में जो है, जैसे आप जानते हैं कि इसमें 3 सेगमेंट है उनकी, 3 अलग अलग अंगों की बात कर रहे हैं ये। तो एक पहला जो विषय है इस संघ से संबंधित जो भाग है, इसमें उनका सीधा संबंध जो है एग्जीक्यूटिव से है, कार्यपालिका से है, कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से है, जो प्रारंभ होता है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष की बातें, उपाध्यक्ष की बातें इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात कर रही है, ये सरकार की बात कर रही है। इसमें सरकार के मुखिया कौन होते हैं, संविधान मुखिया कौन होते हैं, उसके बाद फिर इसमें मंत्रिमंडल, उसकी नियुक्ति और ये सब पूरी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया। मतलब विशेष रूप से ये कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है इसमें, दूसरा जो हिस्सा है वहां इसमें है, वहां है इसका संसद का। संसद का मतलब ये है, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में जो हमारी विधायिका है, संघ की विधायिका का नाम जो है संसद है, पार्लियामेंट है, जिनका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक संबंधित है। किसी न किसी रूप से ये विधायिका से संबंधित है। और वैसे जो है, जो अगला जो खंड है, अगला जो सेगमेंट है इनका, तीसरे अंग के रूप में है, वहां है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का मतलब ये हो गया, वहां उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं ये। और जो प्रारंभ होता है इसके अनुच्छेद 124 से, आर्टिकल 124 से लेकर के 137 तक। ठीक, तो हमें जो डिस्कस करना है वो किसके संदर्भ में आएगा, संसद के संदर्भ में आएंगे ये, जिससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक होनी है। इसी में जो है, इसमें कई अलग अलग, अब संसद से संबंधित जो विषय है इसमें कई अलग अलग विषय हैं, और उन अलग अलग विषयों को जो है भारत के संविधान में अलग अलग अध्यायों के अंतर्गत संदर्भित कर दिया गया है। उन्हीं में से एक अध्याय जो है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, भाग 5 में, जिनमें संघ है, और संघ में जो है दूसरे जो है अंग के रूप में संसद विधायिका के रूप में है, और उसमें कई अलग अलग उसके अध्याय है, जिनमें पहले संसद का गठन से संबंधित है, उसके बाद संसद की संरचना से संबंधित है, और उसके बाद और अन्य बातें ऐसे कुछ। इसी में से एक खंड है, एक जो अध्याय है, उनका संबंध होता है संसद के अधिकारी,
संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा होगा ये, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा होगा ये। संसद के जो अधिकारी है इनका उल्लेख भारत के संविधान में आर्टिकल 89 से 89 से लेकर के जो है लगभग ये 97 तक किया हुआ है। ये इनका संबंध जो है अनुच्छेद 89 से है, उसके आगे जो है लगभग किसी न किसी रूप में 97 तक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि भारत की जो संसद है, भारत की जो संसद है, संसद के जो गठन है संगठन में, उसमें राष्ट्रपति होता है और उसमें पहले सदन के रूप में राज्यसभा है और दूसरा जो है जो निम्न सदन के रूप में है वहां लोकसभा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो विधायिका है हमारी, वो किस प्रकार के हो गए, द्विसदनी हो गए। द्विसदनी में हम ये भी जानते हैं कि इसमें उच्च सदन के रूप में क्या है, राज्यसभा है। इसका मतलब ये है कि संसद की अधिकारी में, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो है पहले जो उल्लेख मिलेगा हमें राज्यसभा के बारे में मिलेगा। राज्यसभा के अधिकारी, राज्यसभा के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। अब इसमें राज्यसभा के अधिकारी का मतलब समझ रहे हैं, इसमें आर्टिकल 89 से है राज्यसभा का अधिकारी से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 89 से लेकर के जो है ये 92 तक के प्रावधान है और जिनमें मुख्यतः 2 ऑफिसर्स की पहचान करते हैं। इनमें 2 ऑफिसर्स की बात करते हैं। एक जो है राज्यसभा के सभापति और दूसरा जो है राज्यसभा के उपसभापति। ये 2 बातें हैं, मगर इनका संबंध किससे है, ये राज्यसभा से है। हालांकि इनको भी जो है संसद के अधिकारी के रूप में जानते हैं। ये मतलब यदि प्रश्न पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा में कि भारत के संविधान में उल्लेखित संसद के अधिकारी में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित होते हैं या फिर कौन सम्मिलित नहीं होते हैं, तो संसद के अधिकारी के मतलब राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और वैसे ही जो है निम्न सदन मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, जिनका उल्लेख मींस यहां कह रहा हूं मैं कि संसद के जो अधिकारी हैं इसके 2 सेगमेंट हो गए। जिससे पहले बताया मैं राज्यसभा से संबंधित हो गया, इनके ऑफिसर्स की बात किया, और दूसरा मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा से संबंधित। तो इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 89 से लेकर के 92 तक है और इनका जो संबंध है अनुच्छेद 93 से लेकर के 93 और मुख्य रूप से ये 94 में। हालांकि इसके बाद भी और प्रावधान है, इनके प्रावधान और भी है, मगर विशेष रूप से हमें जो डिस्कस करनी है अभी उनके निर्वाचन से संबंधित और उसमें जो अन्य जो प्रावधान है उनके बारे में, उससे संबंधित मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि लोकसभा के अधिकारी कहलाए। लोकसभा के अधिकारी जिनके संदर्भ में जो है 2 अनुच्छेद है बहुत विशेष रूप से, जो विशेष महत्व रखता है, वहां है अनुच्छेद 93 और दूसरा है अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 93 जो बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 93 जो बातें हैं वहां इस लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों के जो है सिलेक्शन के बारे में बात करता है, चयन के बारे में बात करता है ये, ठीक। ये उसके अधिकारी कहलाए। इसमें जो प्रावधान है आर्टिकल 93 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल 93 में जो प्रावधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें जो है इसमें प्रावधान है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा जितनी जल्दी हो सके निर्वाचन के पश्चात, जैसे कि जानते हैं अभी कुछ दिन पहले 18वीं जो संसदीय चुनाव है वो संपन्न हुआ है और उसके बाद फिर जो है 18वीं नई लोकसभा का गठन किया जाना है। तो उसी प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं हम एक्चुअल में वो, ठीक है। तो इसी समय हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाना है। चयन को सामान्य भाषा में, हालांकि भारत के संविधान में जो उल्लेख है तो स्तंभ से यूज किया गया है, वहां जो है चयन है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका चयन
सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहां पर हमने संविधान में इलेक्शन टर्म्स का यूज नहीं किया गया है, हमने यहां पर निर्वाचन टर्म्स का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है अब इसमें जो चयन किया जाना है, ठीक है, अब चयन किया जाना है तो स्वाभाविक है ये चयन करने की शक्ति किनको प्राप्त होगा। ये फिर सामान्य भाषा में अगर उनको हम निर्वाचन भी अगर यहां मान ले, निर्वाचन ही ऐसा समझ लीजिए, तो ये शक्ति किनके पास में है। जैसे कि अभी जो है अभी जितने भी प्रतिनिधि निर्वाचित किए हमने ये पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए हमने जो निर्वाचित किए, तो उसके निर्वाचन की शक्ति किस में है? भारत की जनता में है, संप्रभु जनता में है। तो वैसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष जिनको हम स्पीकर कहते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष जिनको हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं, इनके चयन की जो शक्ति है, चयन की जो शक्ति है, यहां जो शक्ति है चयन की या फिर सामान्य भाषा में निर्वाचन की, ये जो शक्ति है ये किस में निहित है? तो इसी अनुच्छेद में आर्टिकल 93 में उल्लेख है, इनका निर्वाचन लोकसभा ही करेगा। इसका मतलब यह है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से, तो ये एक बुनियादी उनकी योग्यता हो गई, शर्त भी कह सकते हैं और इनकी योग्यता भी कह सकते हैं। मतलब इस लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या है कि कम से कम पहले तो वहां जो है लोकसभा का सदस्य हो, क्योंकि इन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से जो है निर्वाचित किया, चयन किया जाना है। तो लोकसभा जितनी जल्दी हो सके, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, शीघ्रता से जितनी जल्दी हो सके वहां अपने सदस्यों में से, जैसे कि टोटल 553 मेंबर अभी निर्वाचित हुए हैं लोकसभा के लिए, तो उन्हीं में से 2 सदस्यों को वहां निर्वाचित करेगा या फिर चयन करेगा। इन्हीं में से 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा। किनके द्वारा चयन किया जाएगा? लोकसभा के द्वारा। और उन्हीं सदस्यों को हम कहेंगे, एक को कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और दूसरा जो होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। मतलब इससे यह समझ में आ रहा है कि लोकसभा जो है एक सक्षम प्राधिकारी है। लोकसभा जो है एक सक्षम प्राधिकारी है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिनके पास में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चयन की शक्ति प्राप्त है। अब लोकसभा मतलब किनकी बात कर रहे हैं हम? जिसमें भारत की जनता का प्रतिनिधित्व है, भारत की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा में समाहित है। तो स्वाभाविक रूप से ये लोकसभा को प्राप्त होना चाहिए कि उस पूरे लोकसभा के कार्यों का संचालन जिनके नेतृत्व में होना है वहां जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से चुने जाए, या फिर यहां कह रहे कि भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित हो। इसीलिए जो है लोकसभा के द्वारा ही इनका चयन किया जाना है, यह सुनिश्चित किया गया भारत के संविधान में। यह अनुच्छेद 93 की बातें हैं। दूसरी बातें यहां से निष्कर्ष रूप में यह आ रहा है कि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में जिन व्यक्तियों का जो चयन किया जाना है वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो इसी लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाना है, इससे ही किया जाना है। इसका मतलब यह हुआ, यहां भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, इसका मतलब उन्होंने अपनी योग्यता खो दिया। इनको फिर से सुन लीजिए, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं रहा तो इस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के जो पद है उसको ग्रहण करने के लिए या उसमें जो चयन किया जाना है उसके लिए सबसे जो मौलिक योग्यता है वो पहली और एक अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण
वहां क्या है कि वहां इस लोकसभा का सदस्य तो हो कम से कम, तभी उस व्यक्ति का चयन किया जाना है। और यदि वहां मेंबरशिप नहीं रहा उनकी, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पद उनको खाली हो ही जाएगा, स्वतः हो जाएगा ये। ठीक, पहली बात है तो यही हो गई इनमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, इनके चयन की प्रक्रिया, चयन हो गया इनमें से। अब चयन किस प्रकार से किए जाएंगे, जैसे बताया मैंने कि इसमें अभी जैसे इस बार की जो प्रक्रिया हुई, इसमें ऐसे पहली बार हुआ है, तब ऐसे पहली बार हुआ तब जब इसमें दो व्यक्ति अब जानते हैं, वो अब जानते हैं उनमें से उसमें चयन के लिए 2 व्यक्ति को नाम नॉमिनेट किए गए थे और उनमें से एक व्यक्ति का चयन किया गया। मगर हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रहे हैं, हम चूंकि विशेष रूप से जो है संवैधानिक दृष्टिकोण को ही देख रहे हैं, तो हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो अनुच्छेद 93 का संबंध जो है किसकी बात कर दिया मैंने कि लोकसभा जो है जितनी जल्दी हो सके अपने 2 सदस्यों को, वहां लोकसभा अध्यक्ष एक व्यक्ति, दूसरा जो है लोकसभा उपाध्यक्ष दूसरा व्यक्ति। मगर ये तो पहली बार हुई, मगर यदि जो है कभी ये पद अगर रिक्त हो गया किसी वजह से, तो पद की रिक्तता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 94 में है, जिनकी मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें जान लेना है। वहां यहां है कि यदि जो है जिनको अभी 2 व्यक्ति को जिनको यहां पर चयन किया गया, यदि उनमें से किसी के पद रिक्त हो जाता है, तो तुरंत ही लोकसभा पुनः जो है और दूसरे व्यक्ति जो उसी सदन का सदस्य है उनको वहां चयन कर लेगी। मतलब जो है यदि इनमें से कोई भी अगर पद इनका रिक्त हो जाता है, पद की अगर रिक्तता होती है, तो उस समय और ऐसा जब पद रिक्त होगा तब जब पद रिक्त होगा तब लोकसभा ऐसी जो है व्यक्ति का चयन करेगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 93 की बातें। ये अब उसके बाद जो है अनुच्छेद 94 की बातें करते हैं। ये अनुच्छेद 94 की बात कर रहे हैं हम, ये आर्टिकल 94 की बात कर रहे हैं। इसमें जो है अनुच्छेद 94 में जो बातें हैं वहां ऐसा समझ लीजिए कि इसमें जो है कि अभी तो लोकसभा अध्यक्ष जो चयन किया गया, उनके पद में अगर किसी प्रकार से मीन्स अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनकी पद की कभी अगर रिक्तता होती है, इनकी पद की अगर कभी रिक्तता होती है, पद रिक्त हो सकते हैं यदि वहां स्वयं से यदि त्याग पत्र दे दिया तो भी पद उनका रिक्त हो सकता है, या फिर वहां पद से अगर हटाया जाना है तो भी पद से रिक्त हो सकता है। पद से हटाया जाना है तब भी उनको पद से रिक्त हो सकता है, या फिर कोई अकस्मात और भी कोई घटना हो सकते हैं। जैसे बताया मैंने कि अगर वहां सदस्यता उनकी अगर खो जाती है, यदि इनकी जो है लोकसभा की अगर सदस्यता अगर समाप्त हो जाती है तो भी उनको पद से समाप्त पद रिक्त माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये जो है, इसमें ये तो बात करें कि त्याग पत्र हो चाहे पद से हटाए जाने के प्रावधान है, उस पर बात करूंगा मैं, या फिर उनके पद जो है वहां सदस्य नहीं होने पर भी समाप्त हो गया। मतलब ये हुआ, ये विशेष रूप से क्या बात कर रहे हैं, पद की रिक्तता। तो पद रिक्त होना मतलब इनको जब अपॉइंट कर दिया गया एक बार जो है जब उसको सिलेक्शन कर लिया गया, तो सिलेक्शन के बाद से मतलब वो चयन के बाद से, चयन मतलब जिनको हम सामान्य भाषा में कह रहे हैं निर्वाचन, हालांकि जो है भारत के संविधान में निर्वाचन शब्द नहीं लिखा गया है, इसीलिए एग्जाम में जो है निर्वाचित शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, चयन ही किया जाता है। तो निर्वाचन के पश्चात वो व्यक्ति जो है जिनको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में
चयन कर लिया गया, वो उस समय तक पद में बने रहेंगे जब तक उनका पद जो है रिक्त नहीं हो जाता। इसका मतलब ये उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं, ये उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तो उसमें दो तीन अलग अलग बातें हैं ये, ठीक है। तो पहले उसमें हम जो है कार्यकाल की बात कर लेते हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्यकाल मतलब कब तक वह अपने पद में बने रहेंगे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वे व्यक्ति जिनको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चयन कर लिया गया, तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति अब प्रारंभिक बैठक से जो है, क्योंकि प्रारंभिक जो बैठक होता है उसके लिए व्यवस्था अलग प्रकार की है, मैं उसी की बात करूंगा अभी आगे, जहां से नई प्रकार की संकल्पना विकसित होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है, ये जो अध्यक्ष है ये उस समय तक जो है उस पद में बना रहेगा, मतलब उस समय तक पद में बना रहेगा जब तक जो नई सदन मतलब जो है नई लोकसभा की गठन की बात कर रहा हूं मैं, ये नई लोकसभा की गठन होना है। तो गठन कब होता है? पहली बैठक में गठन होता है इनका, पहली बैठक में गठन होता है। तो ये जो प्रावधान है इसमें संविधान में, ये प्रावधान है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह व्यक्ति उस समय तक पद अपना नहीं छोड़ेगा। किस समय तक? आगामी जो लोकसभा का बैठक होनी है, पहली बैठक, उस पहली बैठक के समय तक वहां लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो कार्यकाल है उस प्रारंभिक बैठक के बाद से, जो पिछली लोकसभा की बात कर रहा हूं उसके बैठक के बाद से लेकर के आगामी जो नई लोकसभा का जो गठन किया जाना है, जैसे कभी 18वीं नंबर का गठन किया जाना है, तो उसकी पहली बैठक होने से ठीक पहले दिन ही इनका पद रिक्त होगा। इनके ठीक पहले दिन जो है जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष है उनका पद रिक्त हो जाएगा, इनका पद रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस 18वीं लोकसभा के जो गठन किया जाना है, जिस तिथि को या जिस दिन पहली बैठक होना है उस दिन कोई ऐसा अध्यक्ष लोकसभा का नहीं है, ऐसा कोई अध्यक्ष लोकसभा का नहीं है। अब नहीं है मगर चूंकि बैठक तो संचालित किया ही जाना है ना, और बैठक का संचालन जो है बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी अध्यक्षता के संचालित कर ही नहीं कर सकते। इसीलिए यहीं से एक नई संकल्पना का इजाद होता है, उसी ही कहते हैं हम अस्थायी अध्यक्ष लोकसभा का, अस्थायी अध्यक्ष, जैसे बोलते हैं इनको प्रोटेम स्पीकर, इसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। हालांकि भारत के संविधान में इस प्रोटेम स्पीकर से संबंधित कोई डायरेक्टली कोई प्रावधान नहीं है, यह हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में प्रोटेम स्पीकर को एक संवैधानिक पद के रूप में, संवैधानिक पद के रूप में स्थापित किया गया है, मगर ऐसा नहीं है। एक अस्थायी संकल्पना है जो भारत की संसदीय परंपरा के अंतर्गत विकसित हुई है। तो इस अस्थायी अध्यक्ष, लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष या फिर जो प्रोटेम स्पीकर है, इसकी अब क्या, तो अब प्रोटेम स्पीकर के रूप में किनको चयन किया जाए, या फिर इसको कौन चयन करेगा, इसके लिए जो है भारत के संविधान में ये जो संसदीय परंपरा है उसके अंतर्गत भी, जैसे कि हम जानते हैं कि संसद का नेतृत्व, इस संसद का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व है राष्ट्रपति के पास में है। आर्टिकल 79 की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद इसमें जो पहला सदन है वहां राज्यसभा है, दूसरा जो सदन है वहां लोकसभा है,
मतलब ये है कि दोनों सदनों की जो कार्यों का संचालन ठीक प्रकार से होती रहे, इसकी दायित्व, इसकी जिम्मेदारी किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। तो स्वाभाविक है अब यहां पर हमें लोकसभा की पहली बैठक किया जाना है, लोकसभा का पहले बैठक किया जाना है और उसी दिन लोकसभा का गठन भी किया जाना है। तो उस बैठक की अध्यक्षता के लिए अस्थायी रूप से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस लोकसभा में से कोई भी एक व्यक्ति, लोकसभा के सदस्य में से कोई भी एक व्यक्ति उनको भारत के राष्ट्रपति एक अस्थायी अध्यक्ष, उनको जो है एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको अपॉइंट करेंगे, चयन कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो स्वयं भारत के राष्ट्रपति ने किया। स्वयं भारत के राष्ट्रपति ने इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी दिलवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे कई बार पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है किसने किया? भारत के राष्ट्रपति ने किया। प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसने दिलवाया? भारत के राष्ट्रपति ने दिलवाया। तो स्वाभाविक है ये जो प्रोटेम स्पीकर किस प्रकार के पद हो गया? एक अस्थायी पद है जिनका जो अस्तित्व है केवल एक दिन के लिए, उस पहली बैठक के लिए, क्योंकि इसी बैठक में फिर इसी बैठक के जो पश्चात इनमें एक नया, ये फिर कह सकते हैं जो स्थायी अध्यक्ष होगा लोकसभा का, उनका चयन कर लिया जाएगा। तो ये प्रोटेम स्पीकर जो पद है बेसिकली क्या है? एक अस्थायी स्पीकर है, अस्थायी रूप से कर दिया गया। अब क्योंकि ये संसद का सदस्य भी है, लोकसभा का सदस्य भी है, तो इनको एक बार तो शपथ राष्ट्रपति ने दिलवा दिया, मगर अब क्या इनका दोबारा शपथ किया जाना है? तो नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनको भारत के राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दिया। तो ये जो व्यक्ति है अब वो शपथ ले लिया है सदस्य के रूप में लोकसभा का, अब वहां जो है अस्थायी रूप से अध्यक्षता कर रहा है। तो ये तो बातें हो गई इस तरफ अस्थायी रूप से, मतलब हमने किस किस की बात कर लिया? लोकसभा के जो अध्यक्ष है और उनके उपाध्यक्ष है, दोनों की जितनी जल्दी हो सके लोकसभा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसने चयन कर लिया, ठीक है। और ऐसा जो है जब जब इनमें से किसी के पद भी रिक्त होगा तब तब लोकसभा ऐसा करेगा। लोकसभा एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में है, वहां इस प्रकार से जो है चयन कर सकता है ये। और वहां चयन जो किया जाना है वहां अपने सदस्यों में से ही किया जाना है। मतलब योग्यता क्या है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए? वहां क्या है कि वह व्यक्ति जो है उस सदन का सदस्य हो। अब इसके बाद इसमें दूसरी और जो बातें होती है वह है, जैसे बताया मैंने, पद की रिक्तता से संबंधित, पद की रिक्तता से संबंधित। अब पद की रिक्तता जो है कब हो सकता है? तो एक स्थिति है, पहले जो है, पहली जो स्थिति है कि यदि जो है उन्होंने स्वयं त्याग पत्र दे दिया, स्वयं जो है त्याग पत्र दे दिया। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये स्वयं उसने जो है पहले त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र दिया तो प्रश्न ये उठता है कि त्याग पत्र कौन दे? त्याग पत्र कौन किसको दे? क्योंकि यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष है, और दूसरा जो है इस तरफ लोकसभा के उपाध्यक्ष है। अब त्याग पत्र दिया जाना है, ये रिजाइन किया जाना है ये। तो अब मान लो समझ लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है, तो लोकसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र किसको दे? तो भारत के संविधान में इस प्रकार से प्रावधान है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वहां लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। मगर ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही त्याग पत्र क्यों देंगे? हमें यहां भी तो जानना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि इस लोकसभा के अध्यक्ष के त्याग पत्र देने के पश्चात, लोकसभा के अध्यक्ष के त्याग पत्र देने के पश्चात यही दूसरा व्यक्ति है जो इनके बदले काम करने वाले हैं।
यही वो दूसरा व्यक्ति है उपाध्यक्ष, जो इस समय अस्थायी रूप से इनके कार्यों का संचालन किया जाएगा। इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष उस दूसरे व्यक्ति तो जस्ट उसके क्रम में नीचे है, उनको वहां अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं। ये तो हो गया लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में। दूसरी बात है, ये लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है ये किनको त्याग पत्र दे? लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है ये किसको त्याग पत्र दे? तो स्वाभाविक है ये किसके सदस्य है? लोकसभा के सदस्य है। तो स्वाभाविक है उस लोकसभा के जो सर्वोच्च पदाधिकारी, लोकसभा के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। इसीलिए स्वाभाविक रूप से ये लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वहां अपना त्याग पत्र किसको देंगे? स्वाभाविक रूप से लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को मतलब हमने यह समझ लिया कि लोकसभा के अध्यक्ष को यदि मान लो त्याग पत्र देना है तो वहां उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे, और यदि जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है तो वहां लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। ये तो त्याग पत्र से संबंधित बातें हो गई है। अब उसके बाद जो है दूसरा जो एक और विषय होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां है पद से हटाए जाने से संबंधित है। वहां है लोकसभा के अध्यक्ष या फिर कोई उपाध्यक्ष हो, इनमें से किसी को भी जो है पद से हटाया जाना है। पद से हटाया जाना है। तो पहली बात तो अभी ये समझना है, क्योंकि इनकी जो चयन की जो शक्ति है किसके पास में था? लोकसभा के पास में था। लोकसभा इसके लिए सक्षम प्राधिकारी है, कंपिटेंट अथॉरिटी है। तो स्वाभाविक है इनको पद से अगर हटाया जाना है तो पद से हटाने की जो शक्ति होगा वहां स्वाभाविक रूप से नेचुरली लोकसभा को ही प्राप्त है। वो जो शक्ति है इनको हटाने की, क्योंकि ये इसी के अधिकारी है, लोकसभा की अधिकारी है और लोकसभा के सदस्यों ने ही इनका चयन किया है। इसीलिए उनको पद से अगर हटाया जाना है तो पद से हटाने का काम कौन करेंगे? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। यहां भी एक कंपिटेंट अथॉरिटी के रूप में स्थापित होता है। अब पद से हटाया जाना है तो इसके लिए कुछ बुनियादी जो है शर्त है, या फिर कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो यही पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, और समानता अगर ठीक प्रकार से नहीं समझे तो प्रश्न हमारे गलत होने की संभावना अधिक होती है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। अब इनको पद से हटाया जाना है तो उसके लिए जो है एक संकल्प, प्रस्ताव या फिर रिजोल्यूशन, पहले तो उनको प्रस्तुत किया जाएगा। पहले इस संकल्प को जो है प्रस्तुत किया जाना है। तो प्रस्तुत कहां पर करेंगे? लोकसभा में ही करेंगे। मगर उनको प्रस्तुत करने से पहले इस लोकसभा में, मतलब इस लोकसभा में उस प्रस्ताव को जिसमें इस पर्टिकुलर लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष उनको पद से हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव है, उसको प्रस्तुत करने से पहले, लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले हमें लोकसभा अध्यक्ष संबंधित जो भी है या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष जो भी है उनको हमें 14 दिन पहले, 14 दिनों पूर्व उनको सूचना देना पड़ेगा। ये भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। उनको 14 दिन पूर्व हमें सूचना देना पड़ेगा कि अमुक तारीख को या फिर अमुक अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष उनको पद से हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तावित किया जाना है। ये पहली बातें हो गया। अब दूसरी बातें, ये जो प्रस्ताव है
लोकसभा में जो प्रस्ताव पेश किया जा रहा है पद से हटाने के लिए, उनको जो प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जो संकल्प पेश किया जा रहा है, अब इसको पारित कब मानिया जाए? क्योंकि इस पर तो मतदान भी हो सकता है, मतदान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब इसको पारित होना है, तो पारित होने के लिए भी सदस्यों की बहुमत चाहिए, मतदान करेंगे। बहुमत तो किस प्रकार का बहुमत, ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर। ये तो संकल्प जो है किससे पारित होना चाहिए? वहां प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, प्रभावी बहुमत से ये पारित होना चाहिए। प्रभावी बहुमत, तो प्रभावी बहुमत का क्या मतलब, यहां भी समझ लेते हैं हम। प्रभावी बहुमत, क्योंकि बहुमत तो कई प्रकार के हो सकते हैं, मगर हम विशेष रूप से जो है लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इनको जब पद से हटाया जाना है, उसके लिए जो बहुमत चाहिए होता है वो किस प्रकार का बहुमत है? प्रभावी बहुमत है। इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। और इसका मतलब क्या है? तत्कालीन सदन, किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकसभा में, तत्कालीन सदन में तत्कालीन, या फिर कह सकते हैं इनको सदन में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा, तत्कालीन तत्कालीन जो है सदस्य, तत्कालीन सदस्य जो लोकसभा में उपस्थित हैं और जिन्होंने मतदान किया, मतलब जो लोकसभा में उपस्थित है वो और जिसमें मतदान किया, इसका जो है बहुमत। ये कुल लोकसभा के कुल सदस्य की बातें ये नहीं कह रही, ये ध्यान रखना है। एक हो गया कुल सदस्य और दूसरी बात कह रहे हैं तत्कालीन उपस्थित सदस्य। कुल सदस्य मतलब 553 की बात कर रहा हूं मैं, और उपस्थित, तत्कालीन उपस्थित और मतदान करने वाले मतलब उस दिन, जिस दिन मतदान होना है उस प्रस्ताव पर, उस दिन जितने लोग उपस्थित हुए उनकी कुल संख्या की बात है। तो कुल संख्या का, उस दिन का कुल संख्या और उसका बहुमत। और बहुमत का मतलब क्या होता है? 50 प्लस 50% से एक अधिक। यदि इस प्रस्ताव से इस संकल्प को पारित कर दिया गया, इस संकल्प को पारित कर दिया गया, तो लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष, वहां उनका पद जो है रिक्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है इस लेक्चर में जो है हम ये समझ गए कि भारत के संविधान में लोकसभा अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है उनको भारत की संसद के एक अधिकारी के रूप में निरूपित किया गया है। भारत के संविधान में जो है इसकी निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 93 में है। उनकी पद की रिक्तता या उनको पद से हटाए जाने संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 94 में है। और उनको पद से जो हटाया जाना है उसके लिए जो संकल्प प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए प्रभावी बहुमत से। इनका जो कार्यकाल है, इसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कार्यकाल है, यदि उन्होंने कोई त्याग पत्र नहीं दिया है, उनका पद अभी रिक्त नहीं हुआ है, तो उस पहली बैठक के बाद से, जब से उन्होंने पद को धारण किया, वहां से लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है उसके बावजूद भी इनका पद निरंतर बना रहेगा। कब तक? जब तक पिछली लोकसभा, जो नई लोकसभा का जो गठन किया जाना है, उस नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले दिन तक, उस समय तक इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद
जो नई लोकसभा का जो बैठक को जो संचालित किया जाना है उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता होती है, जिनको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और वही जो प्रोटेम स्पीकर है वो लोकसभा के जो अन्य जितने बचे हुए सदस्य हैं उनको शपथ दिला देते हैं। शपथ दिलाने से जो है उस प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाता है और उनका पद भी समाप्त हो जाता है, और उसी प्रक्रिया में ही जो है लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष का चयन भी कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हो गया यहाँ संसद के अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। ऐसे ही किसी और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।